हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3 पार्ट 8 डिस्कस करेंगे हम। जैसा कि सिस्टम डिवाइसेस चैप्टर चल रहा है हमारा, तो बेसिकली पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेन गेजेस क्या होते हैं उस और कैपेसिटिव एलिमेंट सेंसर्स क्या होते हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइप था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइप और भी सेंसर्स लाइक एलवीडीटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने शायद एमएमआई में पढ़ा भी होगा, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। और दूसरा है आपका ऑप्टिकल इनकोडर। तो इसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जैसा कि मैंने शो किया था आपको पहले भी, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर्स होते हैं वो उनको हम 10 तरीके से डिवाइड करते हैं, या 10 तरीके उसके 10 टाइप के होते हैं। उसमें से हमने स्टूडेंट्स, जो मैंने बोला था कि जो इंपॉर्टेंट होगा वही डिस्कस करेंगे। तो जो आपका पोटेंशियोमीटर था वो हमने डिस्कस कर लिया है, स्ट्रेन गेज एलिमेंट वो भी डिस्कस कर लिया है, कैपेसिटिव एलिमेंट टाइप ट्रांसफर सेंसर्स ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर या फिर एलवीडीटी, जिसे हम बोल रहे हैं लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकल एनकोडर। तो इन 10 में से हमने इतने टाइप के सेंसर्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप का फोर्स टाइप सेंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर या फिर एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो लीनियर वेरिएबल जो डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होते हैं, इसको इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एलवीडीटी। और ये एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होता है, जिसको हम किस लिए प्रयोग में लाते हैं, ताकि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है आपका, रेखीय जो विस्थापन होता है, उसको हम मेज़र कर सकें, उसका माप सकें। और उसका जो इनपुट रेंज होता है इस टाइप के एलवीडीटी टाइप के ट्रांसफार्मर में या सेंसर्स में, उसका जो रेंज होता है अबाउट +- 2 से लेके +- 400 mm तक जनरली होता है। तो इट हैज़ नॉन लीनियरिटी एरर। मैंने नॉन लीनियरिटी आपको समझाया भी था क्या होता है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, परफॉर्मेंस टर्मिनोलॉजी वाला। तो इसका जो नॉन लीनियरिटी एरर होता है वो कितना होता है, ±0.25% फुल रेंज ऑफ एरर। ठीक है, तो प्लस माइनस का मतलब वो 0.25% ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है। उसके बाद ये इसका फिगर आप शो, ये कंस्ट्रक्शन फिगर है एलवीडीटी का, ये आप देख सकते हैं। इसमें 3 कॉइल्स लगे होते हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल्स। और तो इसमें 3 कॉइल्स हो सकते हैं। इट हैज़ 3 कॉइल्स, जिसमें मैंने लिखा भी हुआ है, इट हैज़ 3 कॉइल्स सिमेट्रिकली स्पेस्ड अलोंग अ इंसुलेटेड ट्यूब। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, इंसुलेटेड ट्यूब है ये आपकी। इसमें 3 जो हैं आपके क्या लगे होते हैं, कॉइल्स लगे होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स। ठीक है, तो 3 टाइप के कॉइल्स लगे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो वो किस में लगे हुए हैं, एक इंसुलेटेड ट्यूब है जिसमें थर्मल हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, इंसुलेशन लगा हुआ है। सेंट्रल कॉइल जो होता है इस प्राइमरीली कॉइल, उस सेंट्रल कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। और अदर 2 कॉइल आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉइल। जो दूसरे कॉइल्स होते हैं उसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने शो भी कर रखा है। तो ये जो 2 कॉइल्स हैं स्टूडेंट्स, दैट इज अ सेकेंडरी कॉइल्स, और ये जो बीच वाला कॉइल है उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी कॉइल। तो ये कॉइल्स के फॉर्म में लगा होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक शाफ्ट है जिसके ऊपर स्प्रिंग लगी होती है। और ये आपका जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक है, इसको केबल से फिर यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका टिप होता है। तो सेकेंडरी कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन सच अ वे दैट देयर आउटपुट्स अपोज ईच अदर। तो सेकेंडरी जो कॉइल्स होते हैं उसको हम सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल और सीरीज आपने पढ़ा होगा। ठीक है, श्रेणी और समांतर। तो हम यहाँ पे सीरीज में लगाते हैं, श्रेणी में लगाते हैं सेकेंडरी कॉइल्स को। ठीक है, ताकि जो उनका आउटपुट है एक दूसरे को अपोज करे। ठीक है, अब मैग्नेटिक कोर अटैच्ड, एक मैग्नेटिक कोर बीच में लगाया जाता है, चुंबकीय होता है, टू द एलिमेंट ऑफ विच डिस्प्लेसमेंट इज टू बी मॉनिटर। तो ये जो कोर लगाया जाता है ये किससे, मैग्नेटिक कोर अटैच टू द एलिमेंट ऑफ विच डिस्प्लेसमेंट इज टू बी मॉनिटर का मतलब, ये मैग्नेटिक कोर हम किससे कनेक्ट करते हैं, जिसका हमें डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना होता है। ठीक है, मॉनिटर इज प्लेस इनसाइड द इंसुलेटेड ट्यूब। तो इसको भी इंसुलेटेड ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है। तो इसका ये कंस्ट्रक्शन व्यू है, होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसका एक इलेक्ट्रिकल या
जो आपका सर्किट व्यू है ये देख सकते हैं। ड्यू टू द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो यहाँ पे ए वी अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, वेरी करता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनपुट टू द प्राइमरी कॉइल, तो हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं प्राइमरी कॉइल में, इनपुट होता है। अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक ईएमएफ जनरेट होता है इन सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है इनपुट में प्राइमरी कॉइल में, वो क्या है आपका अल्टरनेटिंग होगा। उस अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज की वजह से प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज अल्टरनेटिंग है उसकी वजह से जो सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं उसमें क्या जनरेट होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं ईएमएफ। वो किस में जनरेट होता है, सेकेंडरी कॉइल्स में जनरेट होता है। व्हेन द मैग्नेटिक कोर इज सेंट्रली प्लेस्ड, जब आपका जो मैग्नेटिक कोर है सेंट्रल में रखा है, सेंट्रली प्लेस्ड है, तो विथ इट्स हाफ पोर्शन इन ईच ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, तो कॉइल्स रीजन दैट देन द रिजल्टेंट वोल्टेज इज जीरो। मतलब क्या हुआ, ये जो आपका कॉइल है, सेंटर कॉइल है जो यहाँ पे शो किया है हमने, ये सेंटर कॉइल अगर सेंटर में है, ठीक है, तो जब सेंटर में है तो वोल्टेज उस समय क्या होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज जीरो होगा। और जैसे ही आपका वो मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कुछ ना कुछ उसमें वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा हो। इसको भी, इस डायग्राम को भी मैं समझाऊंगा, ये पीछे भी दिया हुआ है। इफ द कोर इज डिस्प्लेस फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन, जो मैंने बताया, अगर कोर डिस्प्लेस होता है सेंट्रल पोजीशन से, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो आर्मेचर है आपका, कॉइल है जो सेंट्रल कोर है, अगर ये डिस्प्लेस होगा, ठीक है, तो मोर इन सेकेंडरी, ऐसे मोर इन सेकेंडरी कॉइल 1 एंड देन कॉइल 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ कोर इज प्लेस फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन, मतलब सेंट्रल पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ और सेकेंडरी कॉइल 1 में ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉइल 2 में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मोर ईएमएफ इज जनरेटेड इन वन कॉइल, दैट इज कॉइल 1। मतलब कॉइल 1 में ज़्यादा, अगर कॉइल 1 की तरफ ज़्यादा वो मूव किया है आपका कोर, तो आपका जो वोल्टेज है, ईएमएफ जो जनरेट होगा वो ईएमएफ कॉइल 1 में ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है, देन अदर, एंड देयर इज अ रिजल्टेंट वोल्टेज फ्रॉम द कॉइल, तो एक रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर जा रहा है, कोर है आपका, ये सेंट्रल में है, तो इस समय रिजल्टेंट वोल्टेज जीरो होगा। अब इस साइड जब ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये मान लीजिए आपके सेकेंडरी कॉइल्स लगे हुए हैं, तो ये जब ऊपर की तरफ जाएगा ये स्टूडेंट्स, तो होगा क्या कि इस कॉइल, मान लीजिए ये कॉइल नंबर 2 है, ये कॉइल नंबर 1 है, तो कॉइल नंबर 1 में ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू कॉइल नंबर 2, ठीक है। तो ये आपके सेकेंडरी कॉइल है, ये आपका प्राइमरी कॉइल दिखा रखा है। तो इस तरीके से इसमें, और अगर ये आर्मेचर यानी कोर जो है आपका नीचे की तरफ आएगा, तो कॉइल नंबर इस वाले कॉइल में ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इफ यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, इफ द मैग्नेटिक कोर इज फर्दर डिस्प्लेस देन द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज इंक्रीजेज इन प्रोपोर्शन विद द डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जैसे आपका जो कोर है मूव करेगा, डिस्प्लेस करेगा, विस्थापन होगा, उसी हिसाब से उसी के करस्पॉन्डिंग जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो बढ़ता जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस सच एज लो पास फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं एंड डी मॉड्यूलेटर्स यूज़ करते हैं, प्रिसाइज डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर्ड। तो इसकी सहायता से हम जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम मेज़र कर देंगे, जितना वोल्टेज आ रहा है उसके कंपैरिजन में। तो डी मॉड्यूलेटर्स लगे होते हैं, लो पास फिल्टर्स लगे होते हैं, उसके बारे में हमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बिकॉज वी आर मैकेनिकल पर्सन। तो उस हिसाब से फिर एलवीडीटी सेंसर से इसको डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करेगा। तो बेसिकली जो कोर होता है उसको, जिसका इस डिस्प्लेसमेंट मेज़र करना है, उसके लिए उसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा वैसे वैसे वोल्टेज अक्रॉस बढ़ता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो होप आप लोग को एलवीडीटी समझ में आ गया हो, एलवीडीटी टाइप सेंसर्स। इसका एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ एलवीडीटी सेंसर बहुत सारे हैं, जैसे मेजरमेंट ऑफ द स्पूल पोजीशन इन वाइड रेंज ऑफ सर्वो वॉल एप्लीकेशंस। तो सर्वो वॉल्स जो लगे होते हैं, वॉल्व पोजीशन होती है, वहाँ पे स्पूल जो होते हैं उसकी पोजीशन को चेक करने के लिए या मेज़र करने के लिए हम एलवीडीटी सेंसर का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका है टू प्रोवाइड द डिस्प्लेसमेंट फीडबैक फॉर द हाइड्रोलिक सिलेंडर। तो हाइड्रोलिक जो सिलेंडर्स होते हैं वो कैसे कैसे मूव कर रहा है उसको फीडबैक देने के लिए हम एलवीडीटी का यूज़ कर लेते हैं। टू कंट्रोल वेट एंड थिकनेस ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट्स लाइक टैबलेट्स और पिल्स। तो उसके जैसे टैबलेट और पिल जो बना रहे हैं उसके वेट को कंट्रोल या उसकी थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए भी हम एलवीडीटी सेंसर का यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन ऑफ फाइनल डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट्स बीइंग पैक्ड
फॉर डिस्पैच। जो जैसे हम जब पैकिंग करते हैं, डिस्पैच करते हैं, तो उसके पहले हम फाइनल डायमेंशन को चेक करते हैं पैकेज के, तो उसका भी ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन किया जाता है एलवीडीटी सेंसर्स के सहायता से। उसके बाद टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अप्रोचिंग मेटल्स ड्यूरिंग द फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। तो जो फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस होता है, दो आपके जो पार्ट जिसको वेल्ड कराना होता है उसको हम कांटेक्ट में लाते हैं, अप्रोच करते हैं एक दूसरे से, तो कितना डिस्टेंस वो अप्रोच कर रहे हैं, तो उसको भी मेज़र करने के लिए हम एलवीडीटी सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टू कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर फ्लूइड लेवल एज द पार्ट ऑफ लीक डिटेक्शन सिस्टम। तो जहाँ पे फ्लूइड लेवल होता है, यानी कि जहाँ पे आपके कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे फ्लूइड के लेवल को चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, या लीक है कि नहीं है, उसके लिए हम एलवीडीटी सेंसर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका टू डिटेक्ट द नंबर ऑफ करेंसी बिल्स डिस्पेंस बाय द एटीएम। तो एटीएम से जो करेंसी बिल निकलते हैं, नंबर ऑफ करेंसी बिल्स एटीएम से जो निकलते हैं, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है एलवीडीटी सेंसर। कि कितना अमाउंट ऑफ, मतलब जो एटीएम से जब पैसे निकालते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ करेंसी निकल रहा है, उसको भी काउंट करके दे सकता है, एलवीडीटी सेंसर लगा देते हैं उसमें। तो आप लोग को ये एप्लीकेशन समझ में आ गया हो। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टाइप है ऑप्टिकल एनकोडर। जैसे मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स में हमने कई सारे डिस्कस किए थे। तो नंबर 1 हमने पोटेंशियोमीटर डिस्कस किया, फिर स्ट्रेन गेज, फिर उसके बाद कैपेसिटिव टाइप, फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स दैट वाज द एलवीडीटी। अब जो लास्ट है इसका ऑप्टिकल एनकोडर्स, तो 10 में से इतने ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्स टाइप सेंसर्स क्या होता है। तो ऑप्टिकल एनकोडर्स क्या हैं स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल एनकोडर्स प्रोवाइड डिजिटल आउटपुट। तो जो ऑप्टिकल एनकोडर्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? डिजिटल आउटपुट दिखा देते हैं हमें एज अ रिजल्ट ऑफ लीनियर या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों चीज़ के लिए काम में आता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी रेखीय विस्थापन हो रहा है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोणीय विस्थापन हो रहा है, तो उसके लिए भी हम ऑप्टिकल एनकोडर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर वाइडली यूज्ड इन सर्वो मोटर्स। ये सर्वो मोटर में यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा। टू मेजर द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, यानी शाफ्ट के रोटेशन को, जो आपका धुरा होता है उसके रोटेशन को मेजर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सर्वो मोटर में ऑप्टिकल एनकोडर यूज किया जाता है। तो जैसे आप फिगर देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन है ऑप्टिकल एनकोडर का ये। तो इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं? इट कंप्राइजेस ऑफ अ डिस्क विथ 3 कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क लगी है, उसमें 3 कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स बने हुए हैं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो इस तरीके से ये आपका जो है ये इनर ट्रैक है, उसके बाद ये बीच वाला मिडिल ट्रैक है, फिर बाहर वाला आउटर ट्रैक है। तो 3 ट्रैक्स बने होते हैं, कॉन्सेंट्रिक होते हैं, मतलब एक ही केंद्र, कॉन्सेंट्रिक मतलब संकेंद्री जिसे बोल सकते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं, इट कंप्राइजेज ऑफ डिस्क विथ 3 कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स ऑफ इक्वल स्पेस्ड होल। तो जो ट्रैक्स बनते हैं उसमें हम इक्वली स्पेस में, यानी सेम डिस्टेंस पे हम होल यानी छेद बना देते हैं उसमें। तो 3 लाइट सेंसर्स आर एम्प्लॉयड। इसमें हम 3 लाइट सेंसर्स एम्प्लॉय कर रहे हैं टू डिटेक्ट द लाइट पासिंग थ्रू द होल्स। तो इसमें हम 3 लाइट डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं, जिसकी सहायता से जो लाइट पास हो रही है होल से उसको हम डिटेक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये व्यू दिखा रखा है। ये आपका डिस्क है, ये आपका रोटेशन ऑफ द शाफ्ट है, इसके शाफ्ट को मेज़र करना है उसके रोटेशन को। तो ये लाइट एमिट कर रही है, यानी लाइट इधर से जा रही है, और ये जो लाइट बाहर आ रही है उसको ये लाइट डिटेक्टर्स डिटेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि इस टाइप का ऐसा सेंसर लगा होगा। तो यानी कि ये फेस ए है, फेस बी है, 3, मतलब तीनों जो आपके ट्रैक हैं उसकी लाइट को सेंस करने के लिए यूज़ किया कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक ये कह सकते हैं, ये वाला व्यू, फ्रंट व्यू या साइड व्यू जो भी कह सकते हैं। तो ये फ्रंट व्यू आपने दिखा रखा है, यानी ये डिस्क है, इसको डिस्क को फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। ये एलईडी लाइट्स यहाँ पे आ रही हैं और ये इसको डिटेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा उस हिसाब से हम देख पाएंगे कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आगे आ रहा है, उस हिसाब से हम इसके रोटेशन को काउंट कर सकते हैं कितना ये आरपीएम पे घूम रहा है। तो दीज सेंसर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। तो ये जो सेंसर्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिकल पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं, विच गिव द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैकेनिकल एलिमेंट। तो जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस निकलती हैं वो क्या देती हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है शाफ्ट का, यानी कोणीय विस्थापन कितना हुआ है, उसको दर्शाती हैं ये। ठीक है, एग्जाम्पल, शाफ्ट ऑन विच ऑप्टिकल एनकोडर इज माउंटेड। एक कोई शाफ्ट है जिसपे ऑप्टिकल एनकोडर हमने माउंट किया गया है, लगाया है। द इनर ट्रैक हैज जस्ट 1 होल। तो इनर ट्रैक में जैसे हमने पीछे देखा है सिर्फ एक होल है, विच इज यूज्ड
विच इज़ यूज टू लोकेट द होम पोजीशन ऑफ द डिस्क। तो ये यहाँ पे इस समय क्या है देख सकते हैं, ये होम पोजीशन है, मतलब यहाँ पे एक ट्रैक है, यानी कि एक ही होल है, इस समय ये होम पोजीशन है, मतलब यहाँ पे अभी कुछ भी रोटेशन नहीं मिल रहा है, तो ये होम पोजीशन है। अब फिर उसके बाद द होल्स ऑन द मिडिल ट्रैक ऑफसेट फ्रॉम द होल्स ऑफ द आउटर ट्रैक बाय 1/2 ऑफ द विथ ऑफ द होल। मतलब क्या हुआ इसका कि जो होल्स हैं मिडिल ट्रैक में, वो मिडिल ट्रैक में जो होल्स बने हुए हैं वो कितनी डिस्टेंस पे हैं, ऑफसेट फ्रॉम द होल्स ऑफ द आउटर ट्रैक बाय 1/2 ऑफ द विथ ऑफ द होल। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जैसे मान लीजिए ये हमने दिखाया है आउटर ट्रैक है, तो इनके जो बीच की ये जो सेंस यहाँ पे जो मिडिल ट्रैक में होल्स क्रिएटेड हैं, तो वो कितनी दूरी पे हैं, यानी कि जितना इनका दूरी है उसका हाफ डिस्टेंस पे है ये, यानी कि जो आउटर ट्रैक में जो दूरी है उसकी हाफ डिस्टेंस पे ये लगे हुए हैं। तो वही लिखा है होल्स ऑफ द मिडिल ट्रैक ऑफसेट फ्रॉम द होल्स ऑफ द आउटर ट्रैक 1/2 ऑफ द विथ ऑफ द होल। ठीक है, दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन टू बी डिटरमाइंड। तो इस अरेंजमेंट से हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। when the disk rotate in clockwise direction, जब डिस्क रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो द पल्स इन द आउटर ट्रैक लीड दोज इन द इनर। तो जो पल्स आउटर ट्रैक में प्रोड्यूस होगी जब क्लॉकवाइज जब रोटेट करेगा, तो आउटर ट्रैक में जो पल्स मिलेगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, वो लीड करेगी, आगे रहेगी। इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो जो पल्सेस होगी वो लैग करेंगी एज कंपेयर टू मिडिल ट्रैक या फिर इनर ट्रैक। तो द रिजोल्यूशन कैन बी डिटरमिन बाय द नंबर ऑफ होल्स ऑन द डिस्क। तो जितना अधिक होल्स क्रिएट करेंगे उतने ही ज़्यादा हमें रेजोल्यूशन उसमें मिलेगा। विथ 100 होल्स इन वन रिवोल्यूशन द रिवोल्यूशन वुड बी, अगर 100 होल हमने एक रिवोल्यूशन में बनाए हैं एक पूरे डिस्क में, तो उसका जो रेजोल्यूशन होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 360 डिग्री अपॉन 100। तो टोटल कितना उसका आ जाएगा रेजोल्यूशन 3.6 डिग्री। तो इस तरीके से हम शाफ्ट के अरेंजमेंट आरपीएम को या फिर उसके रोटेशन को मेज़र कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स स्ट्रेन गेज एज ए फोर्स सेंसर, लेकिन आई थिंक टाइम जो है वीडियो का बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेन गेज सेंसर एज ए फोर्स सेंसर जो होता है वही डिस्कस करेंगे। तो आज हमने देखा स्टूडेंट्स ऑप्टिकल एनकोडर्स क्या होते हैं, साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि एलवीडीटी ट्रांसफार्मर क्या होता है, उस एलवीडीटी टाइप सेंसर्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ वीडियो देखें, घरों पे रहें, पढ़ाई करते रहें और नोट्स बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।